हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ बहुत अच्छे हो। तो गाइस आज अपन सॉल्व करेंगे। मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी कि सर आप आरपीएससी एएसओ प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो पेपर था 2021 का उसका सॉल्यूशन कराइए सब। हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज अपन सॉल्व करेंगे आरपीएससी एएसओ प्लानिंग डिपार्टमेंट 2021 का क्वेश्चन। तो ये मेरे पास ऑफिशियल पेपर है जो कि आरपीएससी की साइट पे अपलोडेड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो इसमें जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है वो तो है आपके राजस्थान हिस्ट्री के, और उसके बाद है अपने पास स्टैटिक्स का पोस्ट जिसके अपने पास 30 क्वेश्चन आए थे स्टैटिक्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, उसमें 30 क्वेश्चन स्टैटिक्स के थे। तो स्टैटिक्स में क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ पी जीरो आई लाप्लास इज इक्वल टू 118.045 and P of Fisher equal to 118.610 than the value of Pascal। तो गाइज इसमें अपन को लाप्लास इंडेक्स दे रखा है, फिशर इंडेक्स दे रखा है, और अपन से पूछा है कि पास्कल इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अपन पहले देखते हैं कि लाप्लास इंडेक्स, फिशर इंडेक्स और पास्कल इंडेक्स क्या होता है। तो अपन सोल्व कर रहे हैं आरपीएससी एएसओ प्लानिंग डिपार्टमेंट 2021 का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले जो लाप्लास प्राइस इंडेक्स होता है उसको अपन एक और नाम से जानते हैं, वो है बेस ईयर मेथड। बेस ईयर मेथड में क्या होता है कि जो प्राइस इंडेक्स होता है उसमें जो क्वांटिटी अपन लेते हैं वो हमेशा बेस ईयर के लेते हैं, इसलिए इसको अपन कहते हैं बेस ईयर मेथड। तो लाप्लास में अपन क्वांटिटी बेस ईयर के लेते हैं, इसका एक और नाम है बेस ईयर मेथड। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसकी अपन को क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 1118.045। दूसरा होता है पास्चे इंडेक्स। तो इसमें अपन जो क्वालिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है, उसको वो अपन लेते हैं करंट ईयर की। तो इसका दूसरा नाम है करंट ईयर मेथड। तो आप हमको देख रहे हो कि यहाँ ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसमें जो अपन क्वांटिटी ले रहे हैं वो करंट ईयर की ले रहे हैं। तो ये अपन को वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है। तो थर्ड होता है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। तो इसको अपन एक आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं इंडेक्स नंबर के, जैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, वो फीचर उन टेस्टों को फॉलो करता है, इसलिए अपन इसको एक आइडियल मेज़र कहते हैं, आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर पास्कल फीचर इंडेक्स नंबर इक्वल टू जीएम ऑफ पास्चे एंड लाप्लास। तो क्वेश्चन में अपन को फिशर दे रखा था, लाप्लास दे रखा था और पास्चे पूछा था। तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें अपन ने तीनों की वैल्यू रख दी, ये। फिर इसका रूट हटाने के लिए अपन ने इस साइड में स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया। स्क्वायर को अपन ने खोला तो आंसर अपने पास आया है 14,067.146 इक्वल टू दिस। तो अपन इसको इसके डिवाइड में ले गए और अपन ने सोल्व करा, तो इसका सिंपली आंसर आ गया वैल्यू ऑफ पास्चे प्राइस इंडेक्स इक्वल टू 119.177। तो ये इसका आंसर है 100.19.177। फिर अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल्स विथ वेरिएंस sigma x square plus sigma y square respectively, and r is the coefficient of variance between them. If u equal to x plus ky and v equal to x plus sigma x upon sigma y into capital Y, then the value of k for which u and v are uncorrelated। तो अपन को k की वो वैल्यू पूछी है जिसपे u और v अनकोरिलेटेड हो जाए, जिनके आपस में कोई कोरिलेशन नहीं हो। तो इसमें अपन को इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन को 2-3 चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। वो क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपन को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है आर एक्स वाई इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई
अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ वाई। तो फिर यहाँ पे कोवेनेस आया, तो आप पूछे कोवेनेस का फॉर्मूला क्या था। कोवेनेस का फॉर्मूला था कोवेनेस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। फिर यहाँ एक्सपेक्टेशन आया, तो एक्सपेक्टेशन की अपन की दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्लस वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो अपन को गिवन क्या दे रखा था, गिवन दे रखा था u इक्वल टू एक्स प्लस के वाई और v इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू कैपिटल वाई। और अपन को पूछा था इस k की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए u और v अनकोरिलेटेड हो जाए, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं हो। तो सबसे पहले अपन मीन निकालेंगे, मतलब एक्सपेक्टेशन निकालेंगे u का। तो u का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो वहीं अपन ने ये इसको खोलेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ के वाई। फिर मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी कांस्टेंट आ जाए वेरिएबल के आगे तो वो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं लगेगा, वो बाहर आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ के वाई है तो के बाहर आ गया, सिंपली क्या हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ यू इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस के एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। वैसे ही अपन ये जो v है इस v का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ v निकाला, एक्सपेक्टेशन ऑफ v क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू कैपिटल वाई। तो अपन ने वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऊपर लगाइए जो और कर देंगे और एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लस एक्सपेक्टेशन सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू वाई। अब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या है, एक कांस्टेंट आएगा, एक्सपेक्टेड डेविएशन ऑफ वाई एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। तो वैसे ही इस एक्सपेक्टेशन से ये बाहर आ गया, तो ये एज इट इज़ बाहर आ गया। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। आगे अब अपन क्या करेंगे, जो अपना एक्सपेक्टेशन ऑफ यू निकाला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वी निकाला है, तो इसका अपन देखेंगे कि ये अपने वेरिएबल से कितना इनका अपन डिफरेंस देखेंगे। तो अपन को क्या करना है, सिंपली जैसे ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ यू माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ के टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो इनका वेरिएशन देखेंगे अपन उनके जो वेरिएबल है उनसे। तो इसमें क्या कर देंगे, मतलब जो यहाँ इसमें यू माइनस करना है, u माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ u या एक्सपेक्टेशन ऑफ x है तो x माइनस करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस k टाइम्स y है तो y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। वैसे अपन v करेंगे तो v माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ v माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ v, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो आप ये पूछेंगे ये कैसे करेंगे, तो इसका आगे आपको बताऊंगा मैं ये अपन क्यों काम में ले रहा है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा आगे निकलता है। अब अपन को पूछा था कि के वो क्या वैल्यू है जिसके लिए एक्स और यू और वी अनकोरिलेटेड है। तो वेरिएंस ऑफ यू और वी क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ यू, वेरिएंस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि वेरिएंस ऑफ यू वी इक्वल था एक्सपेक्टेशन ऑफ यू माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू इंटू वी माइनस फॉर्मूला पीछे डिस्कस करा था। अब अपन उधर पहले निकाल यू वी क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ यू माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू इंटू वी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वी का होल एक्सपेक्टेशन। तो अपन ने पीछे u माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ की वैल्यू ये है, v माइनस एक्सपेक्टेशन की वैल्यू ये है। तो ये अपन सिंपली दोनों वैल्यू इस फॉर्मूला में यहाँ रख लेंगे। तो ये कि अपने क्या निकाला था, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लस k टाइम्स y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ये यहाँ आ गया। और इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, इसकी वैल्यू अपने पास आई थी ये अपन ने दोनों वैल्यू यहाँ रख दी। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको इससे करेंगे तो ये तो सेम है तो दोनों स्क्वायर आ गया, फिर इसको करेंगे तो k टाइम्स x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ है और ये वाला y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। फिर अब इसको इससे करेंगे तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ है और ये y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो y माइनस। फिर अपन इसको करेंगे इससे तो k टाइम्स एक्सपेक्टेशन k टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। फिर ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो v y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। अब अपन ये एक्सपेक्टेशन अंदर खोलेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक्सपेक्टेशन सिंपली एडिशन में करता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई ये आ गया प्लस k कांस्टेंट है तो k बार आ गया
तो ये ई अंदर चला गया, ये सिंपली ये हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कांस्टेंट, ये बार आ गया तो ई टाइम्स ये हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा भी कांस्टेंट है तो ई टाइम्स ये हो गया। अब देखिए आप, ये जो चीज़ होती है ना, ये सिंपली होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स, अब ये किसका फॉर्मूला है, ये है कोवेरिएंस एक्स वाई का, तो कोवेरिएंस एक्स वाई सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये वापस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई प्लस के टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका, ये वेरिएंस ऑफ वी है, वेरिएंस ऑफ वाई है, तो वेरिएंस ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं अपन, सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इसमें भी है, कोवेरिएंस एक्स वाई टर्म इसमें भी है, तो इसमें से अपन कोवेरिएंस एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो इसमें यहाँ क्या बच गया, इसमें से के बच गया, इसमें क्या बच गया, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये तो यहाँ है ये, और ये एज इट इज़ कॉपी हो गया। इसमें देखो नीचे एक सिग्मा वाई था, इसमें सिग्मा वाई का स्क्वायर है, तो एक सिग्मा वाई से एक सिग्मा वाई बच गया। फिर अपन क्या कर रहे हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर इसमें एक टर्म है, इसमें भी एक सिग्मा स्क्वायर का टर्म है, तो सिग्मा एक्स कॉमन ले गया, तो पीछे की वजह सिग्मा एक्स प्लस के टाइम सिग्मा वाई, फिर ये है, इसको अपन ने इसमें मल्टीप्लाई करता के सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स अपॉन ये से सिंपली अपन ने पूरा एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा वाई कोरिलेंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए ये इस टर्म में है और ये भी इस टर्म में, मतलब दोनों टर्म सेम है, तो अपन ने ये इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन लेगी, सिग्मा एक्स प्लस के टाइम सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस के टाइम सिग्मा वाई, तो ये कॉमन ले रहे, तो इसमें से क्या बच गया, सिग्मा एक्स, इसमें से क्या बच गया, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन बच। अब आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इक्वल टू कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, तो वहीं अपन ये जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है, तो इस फॉर्मूला की मदद से अपन यहाँ पुट कर देंगे आर टाइम्स, ये इधर चला गया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई, ये से कट गया, ये से कट गया, आर एक्स सिग्मा एक्स प्लस आर टाइम्स सिग्मा एक्स, और ये तो चल ही रहा है इधर। फिर ये अपन ने निकाला पीछे, यहाँ तक पहुँच गया था अपन, सिग्मा एक्स प्लस के टाइम सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस आर सिग्मा एक्स। अब इनमें देखो, इनमें भी सिग्मा एक्स कॉमन आ रहा है, तो अपन ने इसमें से ये 1 प्लस आर सिग्मा एक्स, तो कोवेरिएंस ऑफ यू वी ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा था, यू एंड वाई विल बी कोरिलेटेड, तो ये दोनों अनकोरिलेटेड कब हो गए, जब इनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आ जाए, कि जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही जीरो आ गया, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब दोनों क्या है, अनकोरिलेटेड। तो इसके लिए अपन को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को जीरो होना पड़े। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जीरो कब होगा, जब इसका फॉर्मूला क्या था, कोवेरिएंस यू वी अपॉन सिग्मा यू सिग्मा वी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये क्वांटिटी पूरी जीरो होनी, ये क्वांटिटी जीरो क्यों होगी, जब न्यूमरेटर जीरो होगा, तो ऊपर वाली चीज़ जीरो होगी, तो ऊपर वाली चीज़ को जीरो करना, ऊपर वाली चीज़ है कि अपने पास ये निकल के आई है, तो अपन इसको सिंपली जीरो रख देंगे, जीरो रख देंगे। तो आप देखो, अब इसमें ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव निकल के आएगी, हो सकता है तो ये जीरो हो सकती है, तो अपन ने इसको जीरो रख दिया, इसको जीरो रख दिया, माइनस एक्स को इधर ले गए तो माइनस सिग्मा एक्स, और ये मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड होगा, तो ये इसका आंसर है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अच्छा था, तो इसमें आंसर अपन को माइनस सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक रिलेटिव इन अ टाइम सीरीज रिमूव विच टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ये यूपीएससी ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, आरपीएससी ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, तो ये क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मूवमेंट एंड रो मूवमेंट आर इनकरेक्ट, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, पहले आप ये चारों स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको ध्यान से देख लेना एक बार कि ये चारों। तो गाइस अगले क्वेश्चन में अपने पास 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और इनमें से पूछ रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कितने स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए, रो मूवमेंट और सेंटर मूवमेंट। रो मूवमेंट वो होता है जो जिनमें आप वेरिएबल का डेविएशन जीरो से लेते हो, और वो हमको म्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंटर मूवमेंट वो होता है जिसमें अपन डेविएशन मीन से लेते हैं, वो को अपन सिंपली म्यू से डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ देखिए, म्यू टू क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, वैसे म्यू थ्री ये होता है और म्यू फोर ये होता है। ये सिंपली 3 प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो सिंपली अपने पास प्रॉपर्टी दे रखी है, तो मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है ये म्यू थ्री को लेके,
और अपन को पता है μ3 का ये होता है फॉर्मूला, तो ये मैच तो नहीं कर रहा, पर अपन इसको यहाँ डायरेक्ट नो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अब यहाँ देखो, यहाँ μ2 डैश है, जबकि ऊपर स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, μ2 दे रखा है, तो अपन को इसको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? ये अपन को स्टेटमेंट दे रखा है कायदे से यहाँ μ2 डैश होना चाहिए, पर यहाँ μ2 ही है सिर्फ, तो अपन μ2 क्या है अपन को, μ2 की वैल्यू μ2 इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, तो वही अपन यहाँ μ2 की जगह μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। ये अपन ने वैल्यू रख दी, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये आ गया 3μ1 स्क्वायर प्लस थ्री μ1 क्यूब और μ1 क्यूब यही है, तो ये क्या हो गया 4μ1 डैश क्यूब, और ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ। अब अपन इसको इधर लिया है तो ये आ गया, पर होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, μ3 इक्वल टू μ3 डैश माइनस 3μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2μ1 डैश को, तो देखिए यहाँ माइनस होना चाहिए कायदे से, पर यहाँ प्लस है, और यहाँ 2μ होना चाहिए, ये -4μ, मतलब ये चीज़ गलत है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट ये दे रखा है, रिजल्ट होता है ये, तो इसमें कहाँ गलती हो रही है, इसमें अपने स्टेटमेंट के साथ थर्ड जो टर्म है वो +6 μ2 डैश और μ1 डैश का स्क्वायर होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, और आगे 3 होना चाहिए था -3 प्लस यहाँ क्या है, यहाँ -3 होना चाहिए प्लस यहाँ -6 है, तो सेकंड ये स्टेटमेंट। तो गाइस फिर अगर आगे अपन फोर्थ ये दे रखा है, तो फॉर्मूले में क्या होता है, μ3 डैश होता है और μ2 डैश होता है, पर डैश नहीं दे रखा है यहाँ पर, सिंपल मतलब ये अपन को सेंट्रल मूवमेंट दे रखा है, तो अपन सेंट्रल मूवमेंट को कन्वर्ट किस में करेंगे, रो मूवमेंट। तो μ3 का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ रख दिया, μ2 का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ रख दिया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4, ये उससे -12, ये इससे होगा तो प्लस का 8, और ये 6 इससे हो गया, 6 दोनों मतलब 6, और अंदर भी ये हो गया, ठीक है। प्लस अब देखो आप μ1 डैश का एक ये टर्म है, एक ये टर्म है μ1, एक ये 1 है, तो प्लस के 9 माइनस का 6, तो प्लस का 3 ये आ गया, प्लस माइनस के 12 है, प्लस का 6 है, तो माइनस का 6 आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस μ4 को इधर ले जाएंगे, ये μ4 को इधर लिया है, ये μ4 इधर आ गई, तो ये अपना रिजल्ट से आया है, ये अपना रिजल्ट से आया है, और एक्चुअल में फॉर्मूला भी क्या यही कहता है, तो ये भी अपने पास ट्रू है और आना भी यही चाहिए, तो मतलब फर्स्ट और फोर्थ सही है, बाकी सेकंड और थर्ड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन, इफ़ द एनुअल ट्रेड इक्वेशन विद 2004 एज द ओरिजिन इज y इक्वल टू 112.8 प्लस 6.48 देन द मंथली ट्रेड इक्वेशन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एनुअल ट्रेड इक्वेशन दे रखी है आपके पास, मंथली ट्रेड इक्वेशन पूछ लिया है, तो इसको तो कांस्टेंट को 12 से डिवाइड कर दो, प्लस x का जो कोफिशिएंट है इसको 12 × 12 से डिवाइड कर दो, तो ये अपन ने करा, तो ये सिंपली ये इसका आंसर आ गया। तो ये गाइस अपन ने सॉल्व कर लिए हैं RPSC ASO के 4 या 5 क्वेश्चन, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आए थे। तो गाइस आपको अगर आगे का और सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप प्लीज़